सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। पीडीएम मूवमेंट इस वक्त अपने जोरों पर जारी है और इस पीडीएम मूवमेंट का मकसद है कि हुकूमत को घर भेजना है। कल मरियम नवाज ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत घर जाती है तो इस मुल्क के इस्टेब्लिशमेंट से बात हो सकती है। हुकूमत इस मूवमेंट को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रही और उनका कहना है कि यह मूवमेंट कामयाब नहीं होगी, ये नाकाम होगी। लेकिन इस मूवमेंट का मकसद यह है कि सेनेट इलेक्शन से पहले हुकूमत को घर भेजा जाए। तो क्या सेनेट इलेक्शन से पहले यह हुकूमत घर चली जाएगी? क्या एक नई हुकूमत बनेगी? क्या नए इंतखाबात हो सकते हैं? और इस हुकूमत के लिए जो सबसे बड़ा महाज है वो महंगाई का, जिस पर वजीर आजम बार बार नोटिस तो लेते हैं लेकिन अभी तक वो इस पर कामयाबी नहीं पा सके हैं। ऑपोजिशन का एक और बड़ा अहम नुक्ता है कि यकतरफा एहतसाब इस मुल्क में चल रहा है। सिर्फ ऑपोजिशन की जमातों को नैब की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है और हुकूमती करप्शन जो है, जो हुकूमती स्कैंडल्स हैं, उन पर कोई खातिर ख्वाह पेशरफ सामने नहीं आ रही। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन निसार साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसन निसार साहब, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट चल रही है। 20 सितंबर को एपीसी हुई थी, फिर ये तहरीक बनी, 3 जलसे इसके हो चुके, 3 अभी बाकी हैं। पहले बहुत ज़्यादा सख्त बयानिया था मियां नवाज शरीफ का। कल मरियम साहिबा ने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा मुज़ाकरात हो सकते हैं। ये इस तहरीक का मुस्तकबिल किस जानिब जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? कन्फ्यूजन है, ये लोग घरगट हैं, रंग बदलते रहते हैं। पूरी तारीख ज़्यादा नहीं, पीपल्स पार्टी और नून लीग की देख लें, जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, इनकी पूरी तारीख इतनी शर्मनाक है जिसका हिसाब कोई नहीं। तो और ये जो बात अब मुझे दोहराते हुए अच्छा नहीं लग रहा, चूँकि इसको बहुत ज़्यादा रिपीट किया जा रहा है। ये एक ख़ास तरह के लोगों का इकट्ठ है, ये एक टोला है जो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है और ये किसी भी हद तक जाएंगे, कोई भी पैंतरा तब्दील करेंगे, किसी भी किस्म का यू टर्न। यानी इमरान के सारे यू टर्न एक तरफ और मकालमे की ये ख्वाहिश एक तरफ। ख्वाहिश क्या है? ये बैगिंग है, बेसिकली सर्वाइवल की लड़ाई है, बस और कुछ नहीं। इसमें पाकिस्तान या पाकिस्तान के अवाम का तो लेना देना कोई नहीं। ये एक तरफ कहते हैं वोट को इज्जत दो, दूसरी तरफ कहते हैं जी अभी कोई इलेक्शन करा दो या फलाना करा दो। कंफ्यूज लोग हैं, लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं सारे सर्कस का, इस खेल तमाशे का, इस बाजीगरी का। अवाम या इस मुल्क की बेहतरी और फलाह बहबूद से तो दूर पार का ताल्लुक कम अज़ कम मुझे नहीं दिखाई देता है। सही, लेकिन जो बयानिए का शिफ्ट है, पहले मियाँ साहब सरबराहान के नाम लेते हैं, उनसे हिसाब मांगते हैं, फिर मरियम साहबा कहती हैं कि हुकूमत चली जाए तो उन्हीं इदारों से बात हो सकती है। अब जिनके नाम लेकर, जिनके खिलाफ एक चार्जशीट अवामी जलसों में पेश कर दी गई, फिर उनसे मुज़ाकरात कैसे होंगे? क्या आपको कहीं मुज़ाकरात की तरफ जाती हुई सूरत हाल नज़र आ रही है इस्टेब्लिशमेंट से? और ये पीडीएम के मुज़ाकरात किसी सतह पर हो सकते हैं, मुमकिन है? नहीं, देखें भाई मेरे, बयानिए होते हैं बंदों के। ये नवाज शरीफ का टोटल करियर उठा के देख लें, बयानिए इतने तो इस बंदे ने कपड़े नहीं बदले होंगे जितने बयानिए बदले। वो बयानिया नहीं याद कि मैं शहीद जनरल ज़ियाउल हक का मिशन, अधूरा मिशन पूरा करूँगा। उस बयानिए से शुरू हो जाएं आप, फिर उस बयानिए उससे भी पीछे चले जाएं। तहरीक इस्तक़लाल में काम कर रहे थे, ये करियर वहाँ से शुरू किया। आज वो कहते हैं कि फाउंडर जमात है, फाउंडर जमात है। और मैंने कहा इत्तफाक फाउंडरी की जमात है, ये फाउंडर जमात नहीं है, ये सरिया फरोशों की जमात है। आप खुदा का खौफ करो। किधर बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, किधर मोहम्मद नवाज शरीफ। लेकिन ठीक है, ये सारे बयानिए आप ज़हन में रखें। फिर वो बयानिया इनका बड़ा तारीखी था, जाग पंजाबी जाग, एंटी पाकिस्तान। ये भुट्टो से नफरत की का एक आउटकम था, जाग पंजाबी जाग। ये बयानिया, मतलब इनके कौन से बयानिए, किस किस बयानिए का मातम करेंगे? मेरी इस उम्र में ज़रा याददाश्त बंदगी कमज़ोर हो जाती है। 3-4 तो मैंने आपको गिना दिए हैं थ्रू आउट। आखिरी बयान है ज़ियाउल हक का मैं यूँ कर दूंगा और ये कर देंगे और वो कर देंगे। क्या कर देंगे?
सही। तो हसन साहब, आप मुल्क को जहां ये छोड़ गए पहुंचा मरियम साहिबा तो बड़े यकीन से कल के इंटरव्यू में कह रही थी, कथा कलामी की माजरत कर रही है, बुरा कर रही है। मरियम साहिबा ये कह रही थी कि एस्टेब्लिशमेंट के लोग उनके इर्द गिर्द बैठे लोगों से राब्ते कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात की तरफ सके। तो क्या ये वाकई मुमकिन है कि एस्टेब्लिशमेंट वाले इनकी इस तरीके के प्रेशर में आ जाएं और इनके लोगों से राब्ते करें, मुज़ाकरात की उनको दावत दें? क्या कोई दम है उनके इस दावे में? नहीं भाई, मेरे नज़दीक तो ये बिल्कुल एक लग बेहुदा फजूल बात है। जमात में नवाज शरीफ के बाद अगर कोई दूसरी रियलिटी है वो मरीम है, बाकी किसी की क्या औकात है। जुबैर ने कुछ कहा, उसको झाड़ के अलहदा कर दिया, और सगा भाई बेचारा जिसकी बहरहाल अगर कोई कुर्बानियाँ किसी की हैं तो वो अब हमजा शहबाज भी भुगत रहा है। ये पूरे के पूरे ये बुढ़ावे जो हैं ये वहाँ बैठे हैं। ये तो यहाँ हर देखें, नवाज शरीफ के बाद अगर कोई रियलिटी है ने बात करनी है तो वो मरियम से करेगा। बाकी इर्द गिर्द है कौन? ये लल्लू पंजू से हैं सारे, और कौन है? ये सुबह दोपहर शाम ये तस्बीह करते हैं ख़ानदान के दो अफराद की, एक मियाँ नवाज शरीफ और दूसरी उनकी जो साहबजादी हैं। बस इनसे किसी ने रब्ता करेगा? इनकी औकात, इनकी हैसियत है क्या? क्यों करेगा इनसे कोई रब्ता? सही। तो हसन साहब, अब ज़ाहिर है इनका मकसद ये है कि सेनेट इलेक्शन से पहले हुकूमत को घर भेजा जाए। एपीसी में तय ये हुआ था, पीडीएम इसी नुक्ते पर बनी थी। अब जिस तरह से इनकी इस वक्त की तहरीक चल रही है, जलसे कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में, लोग तो आ रहे हैं बड़ी तादाद में, हम देखते हैं हज़ारों की तादाद में वहाँ लोग जमा होते हैं। ये तहरीक कामयाब हो सकती है? हुकूमत जा सकती है सेनेट से पहले, सेनेट इलेक्शन से पहले? क्या माहौल देख रहे हैं आप फिर अगले साल के आगाज़ में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होगा। और ये आप जो बात कर रहे हैं मजमू की, तमाशबीनों का सा मुल्क है, बेरोज़गारी अपने अरूज पे है, भूख नंग बेकारी बेरोज़गारी। अब कहने को तो आपका आबादी आपकी 22 करोड़ 90 लाख है भाई, ये तो किसी तरह भी 25 करोड़ से कम की आबादी का मुल्क है ही नहीं। बेले फारग लोग हैं। जाएं कभी गांव, ज़रा ये मेन सिटी से ज़रा हट के जाएं, ज़रा आपको पूरी की पूरी एक हजूम आपको फारग नज़र आएंगे। पुलियों पे बैठे हैं, थड़ों पे बैठे हैं, चौकों पे बैठे, अंदरून शहर चले जाएं जहाँ उसका कल्चर देखें, फारग लोग हैं। उनको कोई ना कोई बांदर तमाशा चाहिए होता है। तो वो ठीक है, हर जगह ही देख लो आप, कहाँ जलसे नहीं हैं। कहीं ज़रा कम होंगे, कहीं ज़रा ज़्यादा होंगे, बाकी वेली फारग कौम है, पहुँच जाते हैं। लेकिन तो थोड़ा बहुत कोई रोजगारी वगैरह भी मिल जाती होगी कोई, और कोई कीमे वाले नान वगैरह सर्व हो जाते होंगे। और क्या है, ये सारे का सारा हजूम जो है वो कितने करोड़ बंदा पॉवर्टी लाइन पे है, कितना करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर फिर रहा है, कितना भी क्या चले जाते हैं रौनक मेला देखने। ओ भाई, यहाँ तो चिंची के साथ साइकिल, एक मोटरसाइकिल टकरा जाए तो 200 बंदा इकट्ठा हो जाता है। वेले लोग हैं, नथिंग टू डू, शुक्ल मेले की तलाश में रहते हैं, वो मिल जाता है, चले जाते हैं। हुकूमत है वहाँ घूम के ले जाती होगी। ये हैं ये पैसे पूसे बांट के, या मतलब मुर्ग छोले खिला के, या ये इस तरह करके ले जाए। तो इन मजनू क्या औकात है? ज़रा मुल्क का साइज़ और इसकी पॉपुलेशन, इसकी बेकारी, इसकी बेरोज़गारी, जहालत, गुर्बत, सारा कुछ ज़हन में रख के देखें। मुझे तो लगता बंदा ही कोई नहीं होता। वो ढंग का बंदा कभी देखा आपने वहाँ? तो हसन निसार साहब, अब ज़ाहिर है 2018 में कैसे लोग होते हैं हंका करके लाए हुए, बड़ी उम्मीद से तब्दीली के लिए, अपनी ज़िंदगियों को बदलने के लिए लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया था। इमरान खान वज़ीर आज़म बने, 22 साल से वो वादे कर रहे थे, दावे कर रहे थे, उनकी हुकूमत जब आएगी तो मुल्क तब्दील हो जाएगा। 2018 से अभी 2020 नवंबर तक कहीं कोई तब्दीली आपको महसूस हुई? ऐसा लगा आपको कि इस मुल्क में अब नून लीग और पीपल्स पार्टी हुक्मरान नहीं है, अब इमरान खान हुक्मरान है? क्या तब्दीली महसूस की आपने इन 2.25 सालों? बड़ी आपने अच्छी बुनियादी बात की। एंड प्रॉबेबली इन दिस कंट्री आई वाज द फर्स्ट वन जिसने इस पे खप डाली थी। अभी तो साल नहीं पूरा हुआ था, तो मुझे फिर मेरे दोस्त अहबाब ने और न्यूट्रल लोगों ने मुझे समझाया कि यार ये तो अभी साल भी नहीं हुआ, और ये बात दुरुस्त थी। मैं ज़्यादा, मैं चूँकि थोड़ा इमोशनल आदमी हूँ, मैं थोड़ा रिएक्ट कर गया जल्दी, तो मैं एतराफ़ कर रहा हूँ इस बात का।
लेकिन मैं मुसलसल क्रिटिसाइज भी कर रहा हूँ, बात आपकी ठीक है, इनकी दो गलतियाँ बहुत भयानक हैं। पहली बात तो ये है, इनमें कोई चंद इंटेलिजेंट या पढ़े लिखे लोग तो हैं, पूरी की पूरी पीटीआई में विजडम का कहत है। इंटेलिजेंस जहानत और चीज होती है, विजडम दानिश और चीज होती है। वो इस पॉलिटिकल पार्टी के नजदीक से नहीं गुजरी। पहली बात, इन्होंने होमवर्क नहीं किया। वो यार मतलब ओ लेवल का बच्चा, मैं मिसाल दे दे के थक गया हूं, वो जहीन भी अगर हो लेकिन उसने होमवर्क ना किया हो पूरा साल, तो क्या नतीजा निकलेगा? पहली बात। दूसरी बात इमरान को एक बात करनी चाहिए थी, इसके जो इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको समझानी चाहिए थी कि ओ भाई, जब तुम बात करते हो तो हथेली पे सरसों जमाने का तासुर न दो। लोगों को बताओ कि बरस हा बरस की गंदगी, गिलाजत, नजासत खत्म करने में वक्त लगेगा। लोगों, मैं डिलीवर जरूर करूंगा, मेरा अहद है, मेरा वादा है तुमसे, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा, तुम्हें सब्र करना होगा, क्योंकि रातों रात नहीं हो सकता। ये तो अलादीन का चिराग मिल जाता, जिन हाजिर होता, जो पाकिस्तान के हालात हैं, ये टास्क तो जिन को दिया जाता तो वो ना कर सकते। ये नाड़ियों का टोला है, होमवर्क इन्होंने नहीं किया, हुकूमत की इनको हे का नहीं पता, गवर्नेंस की इनको जी का नहीं पता, ऊपर से अच्छा ड्रीम सेलिंग होती है लीडरशिप। ये लीडरशिप के जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं या उसके जो एस्पेक्ट्स हैं, उनमें एक ड्रीम सेलिंग होती है, ख्वाब फरोशी। हम आएंगे तो यूं कर देंगे, यूं कर देंगे, यूं कर देंगे। वो कोई ऐसी बात नहीं है। भुट्टो ने क्या नहीं किया था, हत्ता के बाबाए कौम ने जब बात की तो यह मुल्क इसका तजर्बा गाह होगा, इसमें ये होगा, इसमें वो होगा, वो तो अज्यूम कर रहे थे ना, उनको तो नहीं पता था इस बात का कि यहाँ हसन निसार जैसे चावल बहुत ज़्यादा होंगे। तो ड्रीम सेलिंग अपनी जगह पे, लेकिन इट वॉज हिज ड्यूटी, इट वॉज हिज जॉब। लेकिन ये विजडम कहाँ से आती, मुझे बताएं। इनमें तो कोई बंदा, मैंने कहा विजडम नाम की चीज़ पीटीआई में नहीं है। नून लीग में मुमकिन है दो चार कोई ना पक्के पीडे सियाने रस्टिक विजडम रखने वाले लोग हों, इनमें नहीं। ये बाउट टाइप लोग हैं सारे के सारे। ये ज़हीन होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, स्मार्ट होंगे, सब कुछ होगा, बट विजडम नाम की तो इनकी शक्लों पे लिखी हुई है, इनके पास कुछ नहीं। तो हसन निसार साहब, ये वज़ीर आज़म कहना ये चाहिए था कि इतना लंबा बिगाड़ है। सुन लेना बात, सुन लें बात, कि इतना लंबा बिगाड़ है लोगों, इससे मुझसे ओवरनाइट, मैं तुम्हें लीड कर रहा हूं, मैं जादूगर नहीं हूं, टाइम लगेगा। और 2 साल के बाद मुझे सूरत हाल इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। ये मैं अब अपनी बात कर रहा हूं आपको। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क, जिस पे किताब लिखी इशरत हुसैन ने, जो इन्हीं की कैबिनेट वैबिनेट में है, साबिक गवर्नर हैं वो, उसका स्टेट बैंक, उसकी किताब है मेरे पास, पढ़ी है वो, गवर्निंग द अनगवर्नेबल। इनके इक़्तिदार में आने से पहले वो इस जैसे मुल्क को ठीक करना। कोई क्रॉनिक पेशेंट हो, उसको 2-4 प्रॉब्लम्स हो, तो 2 साल में तो वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं होता। ये कैसे कर लेंगे? एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन इनकी गलती है। इनको चाहिए था लोगों को एतमाद में लेते और बताते कि भाई मिनिमम इतना टाइम लगेगा डायरेक्शन सेट होने में। और मुझे इनके चंद बेसिक इश्यूज़ की समझ नहीं आ रही। या ये इस वक्त फायर फाइटिंग हो रही है, इमीडिएट जो बड़े बड़े मसले हैं, आग लगी हुई है, ज़ख्म पे मिर्चें पड़ी हुई हैं, तो उसका बंदोबस्त करते फिर रहे हैं। लॉन्ग टर्म बात तो मुझे कोई नज़र आ ही नहीं रही पर्सनली। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। इस पे कोई डेफिनेट बात नहीं भाई मेरे की जा सकती। सही। तो हसन निसार साहब, जब आप ये कहते हैं कि ज़ाहिर है इस जमात में विजडम की कमी है, तो ये फ्रॉम टॉप टू बॉटम आप बात कर रहे हैं, यानी फिर वज़ीर आज़म इमरान खान को भी इसी में हम शामिल करें। अब इस वक्त वो बात कर रहे हैं मईशत की बेहतरी की, एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, एक्सपोर्ट्स को बताते हैं कि सीमेंट की रिकॉर्ड सेल हो रही है, मोटरसाइकिलें बहुत बिक रही हैं। वो विजडम नहीं होती। ना 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 ना, ये देखें, बात सुने। आज मैं सुन रहा था, आज ये अकल पता नहीं, इमरान कह रहा था कि हमसे बड़ी गलती हुई, हमने हर बड़े महाज खोल लिए। वो इसमें कोई अकल चाहिए? कौन करता है? एक वक्त में, आज तक मुझे परवेज मुशर्रफ साहब का जुमला याद है,
जब आते हैं उन्होंने बड़ी चढ़ाई की ना, घोड़े पे सवार हो गए, इकोनॉमी हिल के रह गई। उसके बाद उनकी एक तकरीर का जुमला अगर आपने वो सुना हो तो आपको भी याद आ जाएगा। उन्होंने कहा था कि ये जो इन्वेस्टर होता है, सरमायादार होता है, कारोबारी होता है, ये कबूतरों की तरह होते हैं, बिल्कुल, ये उड़ते एक साथ हैं, वापसी इनकी एक एक करके होती है। तो इमरान कह रहा था कि हमसे ही गलती हो गई। ये अभी मैं, इमरान हैं हमारे एक बड़े अच्छे एंकर हैं, चैनल का मुझे नहीं याद, उनसे इंटरव्यू था, चले मुझे याद आ गया जी, कल जो इंटरव्यू, आज ये पता नहीं कल की बात, कल की, तो मैं हंस रहा था। हाँ पता नहीं, मैंने तो आज देखा, उसका रिपीट होगा। अच्छा, मैं हंस रहा था कि पागलो तुम में से एक भी नहीं जो एक बुनियादी 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 तरीन बात कि हुजूर इतने महाज न खोलें, मुल्क इक्तिसादी तौर पे बिल्कुल मफलूज है, पहले ही मरे पड़े हैं, तो ये इतनी बड़ी तोप तफंग ना लेके आओ। तो दानिश नाम की चीज टॉप टू टो कहीं नहीं, जिसे कहते हैं ना रस्टिक विजडम। मैं बड़ी बारीक बात कर रहा हूं। और एक और बात मैं आपको अर्ज कर दूं कि जो जहानत होती है ये ईवल भी हो सकती है। दानिश की खूबसूरती और उसका एज ये है, वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव होती है, बड़ी पॉजिटिव होती है, बड़ी काइंड होती है, उसमें बड़ा हौसला। इसकी एक छोटी सी मिसाल, इनका ये हाल है ज़हनी तौर पे, ये आज तक अपने इत्तेहादियों को करने वाली बात है, कोई डेप्थ है, कोई विजडम है, कोई विजन है, मूनस को पकड़ के बैठ गए। औकात क्या है इनकी? ओ भाई, वो तो टोटली एक प्लान्ड चीज थी, इंजीनियर्ड था। शुजात साहब पे कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। वो हल्का फुल्की मौसीकी अपना चौही परवेज इलाही के बारे में मूनस उनको टेक ऑफ करता नजर आया, वो बाकायदा। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने ये थिंक टैंक और ये वो इस तरह की चीजें, बड़े सियाने लोग हैं, ये गूफ नहीं है, ये खुदगर्ज हैं, ये हवस इक़्तिदार के मारे हुए हैं, बेवकूफ नहीं है ये नून लीजिए। क्योंकि ये कहाँ गवाल मंडी से चल के कहां तक पहुंचे हो भाई, मैं और आप क्या बेचते हैं? इन्होंने टारगेट किया बाकायदा मूनस को कि ही इज द ब्राइटेस्ट बॉय इन द फैमिली, इसको टेक ऑफ से पहले। और ये उसके प्रोपेगेंडे का, तुम्हारे पल्ले है कुछ नहीं ना, तुम्हारे को सबूत ना को आगा ना को पीछा। वो इत्तेहादी, वो इसी तरह को, जो दूसरे इत्तेहादी वो भी सारे इसी तरह के। वो जो बंदा अपने इत्तेहादियों को साथ लेके ना चल सके, ये जो है ना, ये देखें गवर्नेंस, ये जहांबानी मामूली काम है। ये को मैच है, ये को वर्ल्ड कप है। जहांबानी, गवर्नेंस, वो फरमान है हजरत उमर बिन खत्ताब का, तशद्दुद के बगैर जबर और ज़ुल्फ़ के बगैर नरमी। हजरत अमीर मुआविया का कॉल सुनो आप, वो कहते हैं मेरे और किसी बद्दू के दरमियान को ताल्लुक बन जाए, अगर मेरे और वैशी बद्दू के दरमियान, और वो किसी बात पे नाराज हो के भाग पड़े तेज रफ्तार ऊंटनी पे, और उसके मेरे दरमियान कच्चे सूत का धागा हो, मैं उसे टूटने नहीं दूंगा। ये है गवर्नेंस, स्टेट क्राफ्ट। ये अमीन हॉकियां पकड़ी हुई हैं, हला वो अजीब कबड्डी का मैच है ये। ओ भाई, ये कोई रेसलिंग नहीं है। एक मुल्क जिसका इंजर पिंजर हिला हुआ है ना, उसमें कोई अखलाकी कदरें रह गई हैं, ना उसमें उसका इक्तिसादी ढांचा जो है उसको दीमक लग गई है। फख्र किस बात पे कर रहे हैं? हमने इतनी देर से पता नहीं क्या अभी कोई कर्जा नहीं लिया, क्या है? पुरसान हाल है कोई नहीं, प्राइमरी एजुकेशन का होश नहीं, तमीज नहीं, किसी को जिक्र नहीं सुना किसी से। आज तक मैंने पीटीआई के किसी बंदे के मुंह से नहीं सुना कि पॉपुलेशन कितना बड़ा बहरान, कितना बड़ा क्राइसिस, कितना बड़ा अजाब है। आज 23-24 करोड़, पता है चंद साल के अंदर अंदर यू आर गोइंग टू बी अ कंट्री ऑफ 35 करोड़। तो जिनको ना इत्तेहादी संभालने आए बैठ के आज या कल, मैंने कहा ना वो इमरान साहब वाले इंटरव्यू की मैं बात कर रहा हूं भाई, वो खुद कह रहा है बंदा, वो प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहा है कि हमने बड़े ज्यादा महाज खोल दिए। भाई वो इतनी बड़ी बटालियन रखी हुई है, ब्रिगेड पाला हुआ है, पूरी फौज है,
कोई नहीं था, कोई एक भी नहीं था ऐसा। मैं और किसी से एक्सपेक्ट नहीं करता। शेख रशीद के पास स्ट्रीट विजडम है, वो स्ट्रीट वाइज आदमी है, बाऊ नहीं है वो। मैं हैरान, उसने भी नहीं रोका, ये कोई पता नहीं, रोका हो तो बुलडोज कर दिया हो, बैठ गया होगा आराम से। उन्होंने कहा नहीं, बेसिक बात ही नहीं पल्ले पड़ रही, इनको क्या समझाना। वो उसमें खास तरह की विजडम है, स्ट्रीट स्मार्ट आदमी जिसे कहते हैं, बाकी तो सारे बाऊ हैं। सही। तो हसन निसार साहब, अब वजीर आजम जब मईशत की बेहतरी की जानिब बात करते हैं तो बड़ी मुश्किल इस्तिलाहात में समझाते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, जीडीपी बेहतर हो रही है, लेकिन जो एक आम गरीब आदमी की मईशत होती है उसको तो सस्ती चीनी, सस्ता आटा, सस्ती दवाएं चाहिए होती हैं। इस रियासत में गरीब इस वक्त महंगाई से परेशान है। इस रियासत को रियासत मदीना की जानिब लेकर जाना है वजीर आजम ने, जिसके वो दावे करते हैं, तो उस रियासत मदीना में गरीब इतनी महंगाई तले पिसेगा। नहीं पता बुनियादी तौर पे कि ओ भाई, इनको तो पता ही नहीं है रियासत मदीना होती क्या है, वरना ये इस तरह भागे फिरें। कभी मलाइशियन मॉडल की बात हो रही है, कभी चाइनीज मॉडल की बात हो रही है, इनको तो पता ही नहीं रियासत मदीना में क्या। मैं तो पूछ रहा हूं उनसे, कभी मुझे भी समझाओ, मुझे भी समझाओ, व्हाट डू यू मीन बाय रियासत मदीना। वो है इंसान साजी, ना तेल निकला, ना सोना, ना पीतल, ना चांदी, ना तांबा, ना हीरे, ना जवाहरात। मुसलमानों को तो बहुत इक्तिसादी हवाले से मैं बात कर रहा हूं। तो हुजूर जब रुखसत हुए उसके बाद एक्सपैंड तो सही मानों में करना शुरू किया हजरत उमर बिन खत्ताब के ज़माने में रियासत मदीना। और याद रखना आप भाई मेरे, रियासत मदीना से की बात करो तो फतह मक्का के अदब आदाब भी सामने रखो। सही। फतह के बाद हुजूर की ठोड़ी उनके सीना मुबारक से लगी हुई, आम मुआफी, मैग्नानिमिटी, शफकत, मोहब्बत, अपनाइयत। उठ के फलाना, बाकी जो बात आप कर रहे हो मुश्किल टर्मिनोलॉजी, तो मैं आई एम हम्बल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स माई सेल्फ। मेरी तो फॉर्मल एजुकेशन है इकोनॉमिक्स की, उसकी नहीं वो आसान जबान होना भी नहीं। आसान क्या करोगे आप? मार्जिनल यूटिलिटी को उर्दू में कहते हैं फायदा मुख्तम, उससे भी ज्यादा मुश्किल है। चलें, जैसे डोमिसाइल रिक्शे वाला भी समझ लेता है, ये उर्दू तर्जुमा इन्होंने किया है उसका तवत्तुन। तो किस जबान में समझाओ? असल बात यह है कि आप जिस तरह भी समझा लो, भूखे के पेट में जब तक रोटी नहीं जाएगी उसको आपके किसी रात की समझ नहीं आएगी। मैं ये कह रहा हूं कि जो इंडिकेटर्स ये कर रहे हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं 2-4 इस तरह आप जैसे दोस्तों के ये इंटरव्यूज या जो भी, मैं पहले कह चुका हूं कि जब तक ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स गरीब आदमी के चूल्हे पे चढ़ी हुई खाली हंडिया तक नहीं पहुंचते, उसको नहीं समझ आनी। एडम स्मिथ आ जाए कब्र से उठ के, किसी भूख मरते आदमी को वो उसको कैंस आ जाए उठ के, कार्ल मार्क्स आ जाए उठ के, समझाना शुरू करते, ओ भाई भूखा हूं मैं, बच्चों की फीस नहीं है मेरे पास, घर का किराया नहीं है, ऐसी तैसी तुम्हारे इंडिकेटर्स की और थियरीज की, लेकिन उसमें लगेगा वक्त। हुजूर जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं पहाड़ों के ऊपर तो पानी को चश्मों, नदियों, नालों और नहरों तक आने के लिए वक्त लगता है, लेकिन दे आर फेलिंग टू, मतलब इनसे बात हो समझाई नहीं जा रही। सही हो क्या रहा है? सही। तो हसन निसार साहब जरा ये रुकिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं ये सवाल आपके सामने रखूंगा कि जो हुकूमत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर रही है, उसमें कर्जे दे रही है अपने नौजवानों को, लेकिन उसमें सूद भी लिया जा रहा है, फिर बात रियासत मदीना की भी होती है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर तज्जियाकार हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो हसन निसार साहब, हुकूमत के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, कामयाब जवान प्रोग्राम, एक में कर्जे दे रहे हैं नौजवानों को कारोबार के लिए, एक में घर बनाने के लिए कर्जे दे रहे हैं, और हर एक में सूद ले रहे हैं, चाहे कम ले रहे हैं, लेकिन अब रियासत सूद तो होती है, अल्लाह से जंग है, जहाद है,
फिर ये सूद की बुनियाद पर काम करते हुए रियासत मदीना का इनकाद कैसे मुमकिन हो सकता है, कैसे उसकी बुनियाद रखी जा सकती है? नहीं 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 मैं नहीं मेरे भाई, ये बात नहीं। मैं उन लोगों से कत्तन इत्तेफाक नहीं करता जो इन सर्विस चार्जेस को और इस तरह के कामों को सूद कहते हैं। रिबा मेरे नज़दीक और चीज़ है, मैं नहीं सुनता किसी की, मैं जाहिल नहीं हूं, इनको पता ही नहीं। जिसको देखो उठ के मुंह उठा के शरीयत, तो शरीयत का मतलब पता है? बताएं मुझे। सुन्नत, सुन्नत क्या है? सूद, सूद ये सूद नहीं है मेरे नजदीक, कत्तन सूद नहीं है, क्योंकि ये वो दुनिया नहीं है। सूद ये है कि भाई मेरे, मैंने आपसे 1 लाख रुपया लिया, मैं आपको 3 लाख वापस कर चुका हूं, सूद वहीं का वहीं खड़ा। और फाइनली आप मेरा वो 1 एकड़ भी ले गए हो, 1 बीघा जमीन है अगर मेरी, वो भी ले गए। वो खौफनाक काम है। अब देखो ना, आप एक बैंक है, उसका अरबों रुपया प्रॉपर्टी की शक्ल में, ऑफिसेस की शक्ल में, किरायों की शक्ल में, उसकी मेंटेनेंस की शक्ल में, स्टाफ की बड़ी बड़ी सैलरीज हैं, उनकी आगे गाड़ियां हैं, उनके एयर कंडीशनर्स बैंक्स में चल रहे हैं, उनकी कहीं रकमें डूब रही हैं, कहीं तैर नहीं है, फलाना ना कराओ। उसको क्यों कहते हो आप? इफ यू कैन रेंट अ कार, सुनो जी भाई मेरे, अगर आप घर रेंट कर सकते हो तो आप कैपिटल रेंट क्यों नहीं कर सकते? ये मुझे बताएं। और वो भी एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से, ग्लोबल विलेज का हिस्सा हो यार। मैं घर अपना रेंट कर सकता हूं, सही, मैं अपना कैपिटल रेंट क्यों नहीं कर सकता? जरा मुझे समझाएं। तेरा तो कोई कारोबार नहीं है लिखने पढ़ने के अलावा। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं भाई मेरे। एक बुजुर्ग है, पेंशनर है, फलाना है, टमकाना है, वो किसी को कहता है कि बेटा तुम काम कर लो यार, मेरे पास इतने पैसे हैं, या तुम अपने चालू काम में मेरे पैसे डाल लो, इसका इतना % तुम ले लिया करना, इतने भाई ठीक है। अगर आप एक गाड़ी रेंट कर सकते हो यार, घर रेंट कर सकते हो, होटल का कमरा रेंट कर सकते हो, तो पागल ही है जो पैसा रेंट करने को मिस इंटरप्रेट करेगा। मुझे तो नहीं समझ आती ये बात। सही। तो हसन गलत साहब है जी, अब ज़रा अच्छा दूसरा जो है ना प्रॉब्लम, नहीं वो हाँ अच्छा चलो आप करो जी जी। अच्छा नहीं, मैं आप बात कंप्लीट कर लें, फिर थोड़ा सा ज़रा नैब और एहतसाब की तरफ मैं आना चाहता, आप बात कीजिए। नहीं, पहले ये समझ लेना चाहिए कि अच्छा, और दूसरी बात ये है कि ये इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, फिर वही बात जो पहले हम कर रहे थे कि ये इधर से डालो उधर से निकालो वाला काम है ही नहीं। इकॉनमी ओवरनाइट ना बर्बाद होती है ना आबाद होती है। अब शजरकारी हो रही है इस मुल्क में, वो इमरान का बहुत अच्छा है, वो इसका पर्सनल इनिशिएटिव है, मैं जानता हूँ, वो सबको पता है, वो एक ख़ास मिजाज है, कुछ जंगला पहाड़ा ये वो इन्हों का शौक वौक, तो अच्छी बहुत खूबसूरत बात है। लेकिन भाई मेरे दरख्त को जवान होते हुए टाइम लगेगा। बच्चा तो चाहे रुस्तम का हो, ठीक है, या सैमसन का हो, डिलीवर तो उसने 9 महीने बाद ही होना है। फर्क इतना है, माड़े का होगा वो ज़रा माड़ा होगा, रुस्तम का बच्चा ज़रा सेहतमंद होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है ना। कोई काम ऐसा नहीं है, नेचर का उसूल है। एक बड़ा खूबसूरत अंग्रेजी का मुहावरा है कि इट टेक्स अ मॉनसून टू क्रिएट अ बुश। झाड़ी तो एक बरसात में कई झाड़ियां निकल आती हैं, लेकिन इट टेक्स अ सेंचुरी, सो मेनी मॉनसून्स, कई बरसातें दरकार हैं ओक का दरख्त जवान करने के लिए। इनमें से तो कोई काम भी नहीं। पहले लोगों को प्रिपेयर किया होता, उनको बताया होता कि यार हमें मिल के, मैं लिखता रहा हूं कॉलम, अवाम और इमरान मिल के करेंगे, अवाम ये मैं ठेका लूं, भाई नहीं होता, मांगना पड़ता है कि कौन है कौन नहीं, साथ ये वो बाकी जो आए हैं उनकी तो मैं, अच्छा मुझे पता कुछ नहीं है, जो मैं सुन रहा हूं, जो मैं पढ़ रहा हूं, मैं वही बात कर रहा हूं। इनका तो स्टेक होल्डर ही कोई ऐसा नहीं है जिसका अपना कोई स्टेक हो, है ही नहीं। सारे ब्रीफ केस शहजादे, कल कला को ऊंच नीच होती है, या ऊंच नीच क्या होनी है, कोई मुस्तकिल थोड़ी को होता है इक़्तिदार में।
अगर ट्रंपू चला गया, ट्रंप खान चला गया, तो इमरान खान को क्या है भाई? ये नहीं टर्म पूरी करके भी चलो अगला इलेक्शन। जिस तरह कर रहे हैं मुझे तो वो नहीं दिखाई देता। फिर क्या होगा? तो क़यामत थोड़ी आ जाएगी। सही। तो ये 5 साल में पूरे होने वाले काम है। और ये जितने लोग हैं जो पीपल हु आर एक्चुअली कॉलिंग द शॉट्स, इनका तो रिस्क ही कोई नहीं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं लोग, बड़ी लॉजिकल बात है। मैं अपना वो भांडा ठींडा चुकांगा तो टुर जाऊंगा, अगली बार फिर इमरान आएगा मैं फिर पहुंच जाऊंगा। खत्म हुई बात। देख लो कौन कौन कहां से आया, वहां वहां चला जाएगा। वहां इनकी बेगमात इंतजार कर रही हैं, वहां इनके दोस्त इंतजार कर रहे हैं, इनकी पार्टीज वहां इंतजार कर रही हैं। वो यहाँ बेचारे कौम की, मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन वो उनका तो कोई लंबा चौड़ा लेना देना है कोई नहीं। बाकी जो है उनकी हैसियत तो कात कोई नहीं। दिस इज व्हाट आई हियर। ठीक है, जो छपता है या मैं सुनता हूँ इधर उधर से, सही। इस तरह की बात। हसन निसार साहब, ये जो इस वक्त नैब की जो कारकर्दगी है, ऑपोजिशन ये भी एक बड़ा इल्ज़ाम लगाती है, और हम देख भी रहे हैं तमाम ऑपोजिशन के रहनुमा वक्तन फ़वक्तन गिरफ्तार भी हो रहे हैं, रेफरेंसेस देर से दायर हो रहे हैं। लेकिन जो हुकूमती स्कैंडल हैं, चीनी का स्कैंडल आया, गंदम का स्कैंडल आया, दवाओं का स्कैंडल आया, BRT वाला मामला, उसमें नैब की जो तफ्तीश की रफ्तार है वो बड़ी सुस्त है, कुछ में तो है ही नहीं। और ऑपोजिशन के ऊपर हाथ बड़ा सख्त है, बहुत तेज़ी से केसेस चल रहे हैं, गो के रेफरेंसेस फिर भी दायर नहीं हो रहे। ये इस वक्त आप जो एहतसाब है उसको एक तरफा एहतसाब कहेंगे या शफाफ और गैर जानिबदार अक्रॉस दी बोर्ड एहतसाब कहेंगे, क्या कहेंगे सर? देखें, नहीं, मुझे एक बात पहले आप बताएं, इस मुल्क में मजहब का इस्तेमाल ठीक हो रहा है? बिल्कुल। तो मजहब बंद कर दो। मुझे बताओ, चोरी चकारी, कम तोलना, झूठ बोलना, मिलावट करना, झूठी कस्में, तो आपकी ज़ेरी अदालतों में सबको पता होता है ये पेशावर टाउट है। अच्छा, ये पेशावर गवाह, अदालतें बंद कर दो। आपका अदालती निज़ाम सही है, आपका मजहबी सिलसिला ठीक है, हमारा अपना मीडिया, किस किस बंदे का क्या क्या रोल था है वो ठीक है। जमहूरियत, मसलसल अब्यूज नहीं हो रही, उसका बलात्कार नहीं हो रहा। 1000 बार कहा है जमहूरियत, जमहूर से, जमहूर कहते हैं अवाम को, उनका तो हो गया बेड़ा गर्क। अब कब से जमहूरियत जमहूरियत कर रहे हैं? सो भाई, आपकी कोई चीज ऐसी नहीं है जो हाईली पोल्यूटेड नहीं है। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि रेलवे आपका तो तहस नहस, स्टील मिल आपकी खुर्द बुर्द, PIA आपका बेड़ा गर्क, ये क्या बात हुई? अप्रोच हम लोगों की ठीक नहीं। हम टोटों टोटों में देखते सोचते हैं और फिर अपने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे देते हैं। आप अगर मुझे 4 आला चीज़ों का नाम बता दें, मैं जो मेरा मेलान, मेरा रुझान फौज की तरफ, को एक इन सब जमहूरिये जो हैं, इनके शर से, इनकी गलाजत और निजासत से अगर कोई इदारा बचा तो वो तो आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। मैं क्या करूंगा? 1, 3 आप गिना दो, मैं 4 अरब भेज दूंगा नैब पे। कौन सा सिस्टम आपका? आपकी ब्यूरोक्रेसी बहुत आला काम कर रही है, बताएं। आपकी जो बिजनेस एलीट है वो मुल्क और कौम के साथ और अवाम के साथ बहुत मुखलिस है। जो दवाइयां बना रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। जो जाली दूध, यानी फैक्ट्रियों में दूध बन रहा है, और गाय भैंस बकरी बनाती है दूध, भाई आपकी फैक्ट्री में बन रहा है, वो ठीक है। आपके यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स का लेवल, आपके तालीमी निज़ाम आपका ठीक है। ये जो करो का है, मैं कहता हूं उन सब्जेक्ट पे फोकस करो जिनमें तुमने दुनिया से कंपीट करना है। बच्चे मेरे माशाल्लाह बड़े हो गए, कारी साहब आज तक रेगुलर आ रहे हैं। पहले अरबी में कुरान पाक पढ़ाया, फिर उसके बाद उर्दू, फिर उसके बाद अंग्रेजी, कि मैसेज जाए अंदर। आप किन चीज़ों में अपने आप को दो? मुतालिया पाकिस्तान है, मैंने क्या करना मुतालिया पाकिस्तान? बेसिक सा पढ़ा दो, चंद सूबों में है, वो ख़त्म हो जाएगा। एक समरी सी जिसके अंदर कोई तलब होगी, तजस्सुस होगा, वो और पढ़ ले। दुनिया किन मैदानों में जा रही है, तुम कहाँ खप रहे हो? तुम्हारे तो ना निसाब ठीक है, ना तुम्हारा हिसाब ठीक है।
कोई बंदा पॉपुलेशन की बात करने को तैयार नहीं। यार ये कैसा अजीब मुल्क है। चलें, बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब। बहुत सारे मौजूदात पर मजीद भी गुफ्तगू करनी थी, लेकिन वक्त चूँकि ख़त्म हो गया। मौजूद थे और हुकूमत की कारकर्दगी, अपोजिशन की तहरीक और मुख्तलिफ मौजूदात पर गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कोरोना की दूसरी लहर चूँकि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक पाकिस्तान में हो चुकी है, उस पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और कोरोना वायरस की सेकंड वेव अब पाकिस्तान में पूरी तरह से असरअंदाज हो चुकी है। पहली लहर जब आई थी तो हमने देखा था मुल्क भर में लॉकडाउन लगाना पड़ा था, मईशत को बहुत बड़ा धचका लगा था। और इस बार भी अब NCOC ने एक बार फिर बहुत सारे कारोबारी हजरात के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है, चूंकि शादी हॉल्स, बैंक्वेट्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल्स को बंद करने की बात की जा रही है। इंडोर शादी करने की पाबंदी आयद कर दी गई है। आउटडोर शादी की तकरीबात को मुनक्किद किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी 500 से ज़्यादा मेहमान नहीं होने चाहिए। एक जानिब ये सूरत हाल है तो दूसरी जानिब जो मुल्क में सियासी एक्टिविटीज़ हैं वो अपने रूज पर हैं, चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो। वो बड़े बड़े जलसे भी कर रही है, वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग भी जमा हो रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कैंपेन भी हो रही है, वहाँ पर भी जलसे किए जा रहे हैं। तमाम ही पार्टीज़ वहाँ पर मौजूद हैं और बड़े मजमे में लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि स्टेज पर ना हमारे जो वहाँ पर लीडर्स मौजूद हैं मुल्क के बड़े बड़े जमातों के रहनुमा, ना उन्होंने मास्क पहना हुआ है, SOPs को फॉलो किया हुआ है, और ना ही जो आवाम वहाँ पर आ रही है वो लोग SOPs को फॉलो कर रहे हैं। और जब तकारीर होती हैं तो उन तकारीर में भी लीडर्स की जानिब से ये नहीं बताया जा रहा लोगों को कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने। तो फिर NCOC की जो तजावीज़ हैं उस पर एक आम आदमी किस तरह अमल कर सकता है। डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सर, NCOC की तजावीज़ को हम एक तरफ रखते हैं और फिर जब हम नज़र दौड़ाते हैं सारा दिन जो हमारे TV पर चल रहा होता है, एक शहर में एक सियासी रहनुमा जलसे से खिताब कर रहा है, हज़ारों लोग उसने जमा किए हुए हैं, दूसरी तरफ दूसरी जमात का रहनुमा खिताब कर रहा है, हज़ारों लोग उसने भी जमा किए हुए हैं। कितनी अफसोसनाक सूरत हाल है सर ये। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि सिर्फ जलसों का ही मसला नहीं है, बल्कि थ्रू आउट पाकिस्तान आप देखें। आज मैं कराची में बेस्ड हूँ, मैं सड़क पे देख रहा था, सड़क जो मेन रोड्स हैं, हार्डली यानी कि 20 में से एक आदमी यानी कि 5% से कम लोग मास्क पहने हुए थे। तो यानी कि इसको सीरियस नहीं लिया जा रहा। और ये कोरोना वायरस फटीग कह सकते हैं कि लोग थक गए हैं सुन के कोरोना वायरस के बारे में, और उन्होंने कहा जो होना होगा वो होने दो। इस तरह का एटीट्यूड, एक लैकाडेजी एटीट्यूड पैदा हो गया है जो बहुत ही खतरनाक है। और ये सेकंड वेव जो आ रही है ये पहली वेव से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। आप देखें अमेरिका में 1,53,000 से ज्यादा केसेस आज आए हैं एक दिन के अंदर। और पाकिस्तान में भी देखें अमवात जो है पहले 2, 3, 4 हो रही थी, अब जो है वो 30-35 अमवात रोजाना होने लगी हैं। तो बहुत तेजी से ये यहाँ पे बढ़ रहा है और अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो खुदा ना खास्ता बेकाबू हो सकता है। तो हमें न सिर्फ जलसों में एहतियात करनी चाहिए, चाहे वो अपोजिशन के हों चाहे वो गवर्नमेंट के हों, बल्कि हवाई जहाज के अंदर दोबारा उसी तरह SOPs फॉलो करनी चाहिए कि एक सीट खाली रहे। आपको जो पाबंदियां लगाई हैं उनको और ज्यादा पाबंदियों को मजबूरन बढ़ाना पड़ेगा अगर ये इसी तेजी से बढ़ता है, और उससे फिर सनतें भी बंद हो सकती हैं और आगे बड़ा खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। तो इसमें क्योंकि आम पब्लिक ताउन नहीं कर रही इस पूरे मामले में, मसला ये है लोग सीरियसली नहीं ले रहे कि जो कुछ हो रहा है होने दो वाला एटीट्यूड हो गया है। और आम लोग जो दोस्तों हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की भी जो पॉलिसी थी कोविड को लेकर, उन्होंने भी उसको बहुत नज़रअंदाज किया, फिर इलेक्शन में लोगों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, उन्हें नज़रअंदाज कर दिया, उनकी गवर्नमेंट इस वजह से चली गई। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट भी इस पर कोई सीरियस एक्शन नहीं ले रही है। गवर्नमेंट इसलिए नहीं ले रही कि खुद वो लोग जलसे कर रहे हैं, खुद बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा कर रहे हैं। जो यहाँ की अपोजिशन है वो गवर्नमेंट पर प्रेशर नहीं डाल रही कि कोरोना को आप सीरियस लें, चूंकि अपोजिशन गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक चला रही है, वो भी बहुत लोगों को जमा कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि एक आम आदमी भी इसको सीरियस नहीं ले रहा। वो जब देख रहा है हर एक इंसान किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा होता है, कोई हमदर्दी रखता है, कोई उसका वोटर होता है, वो देखता है जब मेरा लीडर इसको नहीं फॉलो कर रहा इस चीज़ को, इन SOPs को, तो फिर मैं क्यों करूँ। शायद ये चीज़ हकीकत में इसका कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये सोच लोगों में सरायत करती जा रही है। मैं इस बात से एग्री नहीं करता आपसे, क्योंकि आप देखेंगे रोजाना की बुनियाद पर नेशनल कमांड और कंट्रोल सेंटर जो है वो मॉनिटरिंग करता है। 4,000 से ज्यादा जगहें हैं मुल्क में जिनको लॉकडाउन किया हुआ है, और रोजाना नई जगहें लॉकडाउन हो रही हैं जहां जहां पे ये दिखाई दे रहा है। तो गवर्नमेंट तो बहुत सीरियसली ले रही है, और ये जो है
आम तौर पे बताया जा रहा है कि करें। जो मीटिंग जिसमें प्राइम मिनिस्टर अटेंड करते हैं नॉर्मली, उनमें सब लोग जो है मास्क पहने होते हैं। मैं भी कई दफा मीटिंग में गया हूँ, सब लोग मास्क पहने होते हैं। जलसों के अंदर बेहतियाती जरूर होती होगी जो आप कह रहे हैं, लेकिन जनरली जो है ये प्रॉब्लम जो है ये हुकूमत का नहीं है बल्कि आवाम का है, क्योंकि लोग सीरियसली नहीं ले रहे। आप देखें, आप बाजार में अभी चले जाएं, हर शहर के अंदर तो आपको 5-10% लोग मिलेंगे जो मास्क पहने हुए हैं। 90% जो लोग हैं वो मास्क को ख्याल ही नहीं कर रहे, दुकानों के अंदर जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और तो नतीजा तो ये सामने आपके आना ही है जो आ रहा है। जहाँ जहाँ उन्होंने एहतियात की बहुत ज़्यादा, वहाँ कंट्रोल कर लिया। हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कंट्रोल किया और दुनिया भर में सराहा गया है पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसी को। मिसाल के तौर पे अमेरिका में भी दिया जा रहा है। मिसाल के देखो, पाकिस्तान ने अगर जिस तरह पाकिस्तान ने किया था, अगर हम इस तरह करते तो कितने खरब डॉलर अमेरिका की सेविंग हो जाती। तो पॉलिसी में कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि हमारे आधे से ज़्यादा आवाम जो है वो तालीम याफ्ता नहीं है, और फिर वो जो है तालीम याफ्ता वो भी इसको कैजुअली ले रहे हैं। तो प्रॉब्लम जो है वो पब्लिक के अंदर है, हुकूमत के अंदर नहीं है। तो डॉक्टर साहब, अब क्या ऐसे स्टेप्स उठाए जाएं कि ज़ाहिर कारोबारी ज़िंदगी भी चलता रहे, लोगों का रोज़गार भी मुतासर ना हो और इस वबा पर भी काबू पाया जा सके। हुकूमत को और सिविल सोसाइटी को मिलकर इसमें बैठना होगा, दोनों जानिब से इक़दाम उठाने होंगे। कारोबार को भी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया जाए, क्योंकि पहले लॉकडाउन में हमने देखा था बहुत सारे लोग इफेक्ट हुए थे, ख्वाह वो कोई बड़ा कारोबारी शख्स हो या कोई छोटा कारोबार करने वाला हो, क्योंकि लोगों के लिए रोज़गार का चलना भी बहुत ज़रूरी है। दोनों चीज़ें साथ साथ कैसे चल सकती हैं फिर? यही बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अब आपको अगर ये इसी तेजी से बढ़ता है तो आपको लॉकडाउन भी उसी हिसाब से बढ़ाने पड़ेंगे। आपके पास कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि कोई दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन भी अभी आने की उम्मीद नहीं है। कम से कम 8 महीने 10 महीने दूर है वैक्सीन। तो अभी फिलहाल कोई आपके पास रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें। अब ये कुछ फाइन्स करना शुरू कर सकते हैं लोगों को जो कि मास्क नहीं पहने हुए। दुकानों को बंद कर सकते हैं बड़े पैमाने के ऊपर शहरों के अंदर जहाँ पे SOPs फॉलो नहीं किया जा रहा। रेस्टोरेंट्स को बंद कर सकते हैं जहाँ SOPs फॉलो नहीं किया जा रहा। शादी हॉल्स को बंद कर सकते हैं, और फिर जो लॉकडाउन है उसको ज़्यादा एरियाज में लॉकडाउन फैला सकते हैं। अभी 4000 हैं, इसको बढ़ा के 5000, 6000, 7000 डिपेंड करता है कितने केसेस कहाँ से आ रहे हैं। अपना थ्रेशोल्ड कम करना पड़ेगा लॉकडाउन करने के लिए, जिसकी वजह से लेकिन सनतें यकीनन बंद नहीं कर सकते, क्योंकि उससे तो रोजगार वाक़ई है। इसके अलावा कोई आपके पास चारा नहीं है। इसमें जो 2-3 जो बड़े मसले हैं, जैसे मैंने कहा, एक तो हवाई जहाज का ट्रैवल, ये तो आज ही कर सकते हैं कि एक सीट खाली, जैसे कि शुरू में था, जून में था, मई में था। अब जो है सब भर के जा रहे हैं, क्योंकि 2 घंटे के अंदर आप क्लोज स्पेस में रहते हैं तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है उसका फैलना। दूसरे आप नोटों को हाथ जो लगा रहे हैं उनको एहतियात बरतें कि नोटों को अगर हाथ लगाएं, क्योंकि पता नहीं कितने हाथ से गुजरा है, फौरन हाथ साफ करें। तीसरे, बच्चे जब स्कूल से वापस आए तो फिर वो उनको अपने जो वालिदैन और नाना नानी दादा दादी से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि वो इन्फेक्शन कैरी कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं होगा कि इन्फेक्शन हो रही है। दूसरे, ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग सिस्टम को और मजबूत करें। अभी हम 40,000 रोजाना टेस्टिंग कर रहे हैं, और जो सिम्टम्स हैं जिन लोगों के, उनके टेस्टिंग कर रहे हैं। हमें चाहिए कि 1,00,000 रोजाना टेस्टिंग की तरफ फौरी तौर पे बढ़े, और जिनके सिम्टम्स नहीं हैं उनको भी टेस्टिंग करें, ताकि पता चले कितने लोग इसमें मुब्तला हो चुके हैं। रैंडम टेस्टिंग सिम्टम। और डॉक्टर साहब, अभी वैक्सीन की जो आपने बात की कि अभी 8-9 माह वैक्सीन दूर है, कल डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद थी, वो बता रही थी कि चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान भी कोशिशों में लगा हुआ है। जो चाइनीज़ वैक्सीन है उसके तजुर्बात यहाँ पर हो रहे हैं, और शायद 1.5 से 2 माह में कोई अच्छी खबर इस सिलसिले में आ सकती है। तो वो चाइना की वैक्सीन आपकी नज़र से गुजरी है, कोई तजुर्बा आपकी उसकी नज़र से गुजरा, आपके रिमार्क्स उसके बारे में? ये 2 कंपनियां हैं जिनके अब क्लिनिकल ट्रायल्स पाकिस्तान में हो रहे हैं। दोनों चाइनीज कंपनियां हैं। एक जो कंपनी है वो सिनोफार्म, जो चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है वैक्सीन की, वो कराची यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज इंडस अस्पताल के साथ मिलकर इसके क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं। और दूसरा जो है वो कैंसिनो बायो है, वो भी चाइनीज कंपनी है, वो उसकी भी क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो कई हॉस्पिटल में हो रहे हैं, और इन सब के रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं, और इससे कहीं बेहतर हैं ये वैक्सीन जो कि फाइजर लेकर आया है। क्योंकि फाइजर और की जो वैक्सीन है वो -80 डिग्री पे रखनी होती है, -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और वो बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि पाकिस्तान में वो कोल्ड चेन का सिस्टम ही नहीं है। तो वो वैक्सीन मैं समझता हूँ हमारे लिए बेकार है, क्योंकि अरबों डॉलर
खाली आपको वो कोल्ड चेन ट्रांसपोर्टेशन में लगाने पड़ेंगे और स्टोरेज में लगाने पड़ेंगे, और क्योंकि उसके 2 डोज लेने पड़ते हैं 3 हफ्ते के गैप के साथ, तो वो मगरबी ममालिक के लिए तो बहुत मौजूद होगा। तो डॉक्टर साहब, ये जो चीनी कंपनीज की जो 2 वैक्सीन हैं, इनके जो अब तक ट्रायल्स हुए हैं, क्या ये कहा जा सकता है कि अब इस वैक्सीन को फाइनल करने के या किसी बड़ी कामयाबी के पाकिस्तान या चाइना बहुत करीब हैं? कोई अच्छी खबर इस सिलसिले में आ सकती है आने वाले दिनों में? जी, अभी तक तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और ये कई ममालिक में हो रहे हैं, चाइना में भी हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में और ब्राज़ील में और बहुत सारे ममालिक में टेस्टिंग हो रही है। और अभी तक जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत हौसला अफजा है। इसमें कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स को कंप्लीट होकर रिजल्ट्स कंपाइल करने में। अगर फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो चाइना की हैं और दूसरे ममालिक की वो अप्रूवल दे देती हैं तो फिर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर शुरू होगा इसका, उसमें भी कम से कम 4-5 महीने लगेंगे। इससे पहले तो जैसे मैंने कहा कि अगले साल गर्मियों तक मेरा अंदाजा है कि ये आएंगे, उससे पहले बहुत मुश्किल है। और जो वैक्सीन आती भी हैं तो बहुत सी नाकाम भी हो रही हैं। अभी ब्राज़ील में एक वैक्सीन का ट्रायल चाइनीज कंपनी का वैक्सीन होती उसका बंद कर दिया गया है। इसी तरह और भी वैक्सीन साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि वैक्सीन जो आए वो कामयाबी हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि 2 चीनी कंपनीज की वैक्सीन के ट्रायल्स इस वक्त किए जा, दोनों की रिपोर्ट्स बहुत पॉजिटिव आ रही हैं, तो आने वाले चंद महीनों में इस हवाले से कोई बहुत अच्छी और बड़ी खबर भी सामने आ सकती है। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।